Hello students, today we are going to study the new chapter of our English literature, that is chapter number 5, a different kind of school. We have already studied the summary of this chapter. Today we will go through the explanation of the chapter. So before starting the chapter, let's first know what written over here. Before you read, do you know these words? क्या आप इन सारे वर्ड्स को जानते हैं? If you don't, find out their meaning. और अगर नहीं जानते हैं, then you have to find out the meaning from the dictionary. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. If you know the meaning of these words, then well and okay. And if you don't know, this is the homework. You have to find out the meaning using the dictionary. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. और आपको इस पिक्चर्स के थ्रू ये फाइंड आउट करना है कि कैसे ये स्कूल बाकी स्कूल से डिफरेंट है. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. एक अलग तरह का स्कूल. सो हियर I had heard a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. So the narrator of the story is saying कि मैंने जो मिस बीन्स का स्कूल है उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन इसी लास्ट वीक मुझे वहाँ पे जाने का चांस मिला. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. They passed on. Okay, so in the second context, the narrator is saying that when I arrived, जब वो वहाँ पे पहुँचे, उस स्कूल के अंदर पहुँचे, तो उन्हें वहाँ पे इनसाइड मतलब कोई भी दिखाई नहीं दिया सिवाय एक लड़की के, जो कि कितने ईयर्स की रही होगी, अबाउट 12 ईयर्स अराउंड की वो रही होगी. 12 साल की बच्ची सिर्फ उन्हें वहाँ पे दिखी, और जिसकी आंखों पे क्या लगा हुआ था, बैंडेज लगा हुआ था, मीन्स पट्टी बंधी हुई थी जिसकी आंखों में. एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली, और उसको मतलब लेड केयरफुली मीन्स उसको रास्ता दिखाना या उसको ले जाना. एक जो छोटा सा बच्चा था वो उसे रास्ता दिखा रहा था. केयरफुली मीन्स सावधानी से. हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, जो बच्चा था वो कितने ईयर्स का था, जो गर्ल थी वो अबाउट 12 ईयर्स की लग रही थी, और जो बच्चा था जो उसे केयरफुली ले जा रहा था वो 4 ईयर्स का लग रहा था. लड़की रुकती है और पूछती है कि वो कौन है. ऐसा ऑथर को, जो नरेटर है हमारे, उन्हें फील होता है कि जो लड़की है वो बच्चे से पूछ रही है कि कौन आया है, और जो बच्चा है वो उन्हें या उस लड़की को समझा रहा है कि कोई आया है. मीन्स जो नरेटर है उनको समझा रहा है उनके लुक्स के अकॉर्डिंग, या उस मतलब नरेटर क्योंकि दूर खड़े हैं, दूर से वो चीज़ें देखें तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे लड़की ने पूछा कि कौन आया है, तो जो बच्चा है वो उन्हें डिस्क्राइब कर रहा है. देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं. मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. So जो मिस बीन थी, उनका इमेजिनेशन जो ऑथर ने कर रखा था वो उन्हें वैसी ही दी. जब वो उनसे मिले तो उन्हें वैसी लगी. जैसे होता है ना, हम किसी से मिले नहीं होते तो एक इमेजिनेशन होता है हमारा कि वो ऐसी होंगी, दिखने में ऐसी होंगी, या नेचर में कैसी होंगी. तो वैसा भी जैसा ऑथर ने इमेजिन किया था, मिस बीन जो है वो बिल्कुल वैसी ही थी. मिडिल एज्ड, वो मिडिल एज की थी. फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके पास सारी अथॉरिटीज़ थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही काइंड और अंडरस्टैंडिंग नेचर की थी. उनके जो हेयर्स थे, मतलब वो धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ जाए थे. हेयर्स जो थे वो ब्लैक से ग्रे हो गए थे. एंड उनका जो फिगर था वो कैसा था, प्लम्प फिगर. प्लम्प मीन फ्लफ़ी टाइप का था, फैट टाइप का, प्लीजेंटली फैट. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग. कम्फर्टिंग मीन्स किसी को
आराम दिलाना, या उसको जो परेशान है जिस भी वजह से, तो उसकी कंफर्ट जो वरीडनेस है उसे डिस्टिंग्विश करना। टू अ होम सिक चाइल्ड, जो ऐसा चाइल्ड जो कि लविंग फॉर होम एंड फैमिली, जो अपने फैमिली को बहुत, होम सिकनेस क्या होती है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैमिली और अपने फ्रेंड्स लोगों की याद आती है जब हम उनसे दूर होते हैं, तो वो होम सिक चाइल्ड था, उससे क्या कर रही थी, कंफर्ट कर रही थी, मतलब वो जो परेशान था, वरीड था, तो उन्हें काम डाउन कर रही थी। विच आई हैड हर्ड वो सिंपल, देन द ऑथर गोज टू हर एंड आस्क्ड, और उनसे जाके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके जो टीचिंग मेथड्स जिनके बारे में ऑथर ने सुना हुआ था उन सब के बारे में पूछते हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. These are practically no other lessons. तो जो मिस बीम है वो रिप्लाई करती हैं कि ज़्यादा कोई बहुत अलग चीज़ें नहीं हैं, सिंपली चीज़ें जो होती हैं जैसे सिंपल स्पेलिंग है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, लिखना, पढ़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और जो इंटरेस्टिंग टॉक्स वगैरह होती हैं इस तरह से वो बच्चों को क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। और जो इंटरेस्टिंग टॉक्स होती हैं उस टाइम पे बच्चों को कैसे रहना रहता है, सिट स्टिल, मतलब स्ट्रेट एक पोजीशन में बैठ जाना होता है। These are practically no other lessons. Okay, the real aim of this school is not so much to teach. तो वो बोलती हैं कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल का रियल एम ये नहीं है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की एजुकेशन दें। यहाँ का जो रीज़न है पढ़ाने का वो क्या है कि जो बच्चे हैं वो थॉटफुलनेस के बारे में सोचें, काइंडनेस टू अदर्स, किसी ऐसे दूसरों की तरफ वो काइंड हो सकते हैं, उनके नेचर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ सिटीज़न कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सिखाते हैं। इसलिए ये स्कूल क्या है, बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि बाकी सारे स्कूल्स में क्या होता है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम एजुकेशन को एज अ सिंपल थिंग ही रखते हैं, सिंपल वे में एजुकेशन कराते हैं, बट जो बाकी सारी चीज़ें एक चाइल्ड के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। देन शी शेज लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, वो जो हमारे नैरेटर उनको बोलती हैं आप 1 मिनट के लिए विंडो के बाहर देखिए, क्या आप ऐसा करेंगे। देन आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। और जब नैरेटर हमारे जो विंडो के पास में जाते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बड़ा सा गार्डन है और एक प्ले ग्राउंड है बैक में। तो मिस बीम उनसे पूछती है व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, देन द ऑथर सेज कि मैंने बहुत सारे ब्यूटिफुल ग्राउंड्स देखे। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। जॉली चिल्ड्रन मीन्स, जॉली चिल्ड्रन आर अनहेल्दी चिल्ड्रन मीन्स जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने जॉली चिल्ड्रंस को, बहुत सारे जॉली चिल्ड्रंस को देखा और मुझे ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि ये एक्टिव लुकिंग और हेल्दी नहीं है। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about। तो वो बताते हैं एक इंसिडेंट, जैसे ही वो जो 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी उसके बारे में बताने लगे कि जैसे ही मैं स्कूल के अंदर आया तो मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसके आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 और ऐसे बच्चियाँ हैं जिन्हें सेम वही प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। होपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट। तो जो क्या कहते हैं कि ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्ची है जो कि क्रच के साथ में बैठ के दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कितनी ज़्यादा होपलेस हो गई है कि उसके कोई होप ही नहीं बचा उसकी लाइफ में। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम जो है वो हंसती हैं ज़ोर से। ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, दिस इज़ ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। तो मिस बीम है वो ज़ोर से हंसती हैं और कहती हैं नहीं ऐसा नहीं है, जो लड़की है वो लेम नहीं है। लेम मीन्स क्या होता है,
जो पैर से जिस लंगड़ा होता है या पैर में कोई प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है, उसे लेम कहते हैं। तो वो बताती हैं कि वो लेम नहीं है, ये सिर्फ उसका लेम डे है। लेम डे मीन्स कि उसे एज अ लेम पर्सन पूरे दिन सर्वाइव करना है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और जो बाकी के लोग जिन्हें आपने देखा कि उन्हें आई प्रॉब्लम है, वो भी ब्लाइंड नहीं है, उन्हें सिर्फ ब्लाइंड रहने के लिए बोला गया है। मीन्स उनके लिए ब्लाइंड डे है, जैसे लेम डे है वैसे ही ब्लाइंड डे, उनको पूरा दिन कैसे सर्वाइव करना है एज अ ब्लाइंड पर्सन। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाव्ड अगेन, मैं बहुत ही ज़्यादा, नरेटर बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज लग रहा था और वो फिर से हंस दी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और फिर वो बताती हैं कि ये हमारे सिस्टम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake up blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, बोथ द ब्लाइंड एंड दी हेल्पर्स। देन जो लेडी है वो अपना पूरा सिस्टम का ये क्या चीज़ है और कैसे है वो ऑथर को समझाती हैं कि जो हमारे सिस्टम है इसका ये मेन पार्ट है कि हम अपने बच्चों को मिसफॉर्चून क्या है और उसे कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मिसफॉर्चून मीन्स बैड लक जो होता है या बैड कंडीशन होती है या किसी की भी जो कंडीशंस होती हैं, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, मनी प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसे समझने और अप्रिशिएट करने के लिए वो सारे चाइल्ड्स को क्या करती हैं, ये मिसफॉर्चून से गुजारती हैं। मतलब कि उन्हें भी वन डे ऐसे डिवाइड करके रखा है कि हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड डे में सर्वाइव करना होगा, मतलब पूरा दिन उसे एज अ ब्लाइंड बन के रहना होगा। वन लेम डे, एक दिन उसे मीन्स लंगड़ा बन के रहना होगा। वन डेफ डे मीन्स बहरा बन के रहना होगा। वन इंजर्ड डे मीन्स जैसे किसी को चोट लगी होती है तो वो किस तरीके से सर्वाइव करता है वैसे रहना होगा। एंड वन डम्ब डे मीन्स गूंगा बन के रहना होगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देन दी लेडी सेज कि जो ब्लाइंड डे होता है उसमें जो बच्चों की आइज़ होती है उन्हें हम पूरी तरह से एब्सोल्युटली मीन्स पूरी तरह से बैंडेज से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, मीन्स उन्हें ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उन्हें ऑन देयर ऑनर मीन्स हैव प्रॉमिस्ड, उन्हें प्रॉमिस करवाते हैं, उनसे प्रॉमिस करवाते हैं कि वो झांकेंगे नहीं या वो कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे। द बैंडेज इज पुट ओवरनाइट, और रात में जब वो बच्चे सोने जाते हैं तभी उनके आँखों पे बैंडेज बांध दिया जाता है जिससे कि जब वो उठें तो वो एज अ ब्लाइंड पर्सन उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प इन एवरीथिंग। अब किसी को अगर आप ब्लाइंड कर देंगे तो इसका मतलब है कि उसे हर चीज़ में क्या चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी। उसे चाहे कुछ करना है, कहीं जाना है, वॉट एवर थिंग्स ही वॉन्ट टू डू, ही मस्ट नीड सम हेल्प। सो जो बाकी के बच्चे होते थे वो उनकी ड्यूटी क्या हुआ करती थी कि वो जो ब्लाइंड पर्सन है, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है, उन्हें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों ही लोग, जो ब्लाइंड बना हुआ है और जो हेल्पर हैं, दोनों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इस मिसफॉर्चून से क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या क्या होता है, क्या क्या अप्रिशिएशन है, और उनमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक समझ मिलेगी। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. और वो जो मिस बीम है वो कहती हैं कि इसमें कोई भी मिजरी नहीं है। मिजरी मीन्स डिफ़िकल्टी नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं और ये एक गेम का पार्ट है। जैसे ही दिन ख़त्म होता है, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, थॉटलेस मीन्स जो सबसे ज़्यादा केयरलेस बच्चा है, उसे भी रियलाइज़ हो जाता है कि मिसफॉर्चून क्या है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult.
We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो जो मिस बीम है वो नरेटर को बता रही हैं कि जो ब्लाइंड डे है वो सच में बहुत ही ज़्यादा वर्स होता है, बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि जो डम्ब डे है, मीन्स गूंगे रहने वाला दिन है, कुछ नहीं बोलना है जिस दिन, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बच्चों के मुंह पे बैंडेज तो बांध नहीं सकते हैं, बच्चे को मुंह को कवर तो कर नहीं सकते हैं कि वो ना बोले, इसलिए बच्चों को क्या करना पड़ता है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना रहता है कि वो किसी भी कंडीशन में बोले नहीं। फिर जो मिस बीम है वो नरेटर को कहती हैं कि गार्डन में आइए और आप खुद ही देख लीजिए कि बच्चे कैसा फील करते हैं इसके बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और तो मिस बीम क्या है, और नरेटर को लेके कुछ ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल्स रहती हैं उनके पास में लेके जाती हैं और बताती हैं कि यहाँ पे एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल। जो नरेटर है वो एक्साइटमेंट के साथ क्या उनके इंस्टीट्यूशन जानने के लिए, इंट्यूशन क्या है उनके जानने के लिए क्या करते हैं, पूछते हैं क्या आप कभी पीप नहीं करते हो, या आपको चांस मिले कि आप ब्लाइंड फोल्ड से कोई नहीं आपके आसपास तो आप पीप कर लो। तो वो बोलती है ओह नो, नहीं बिल्कुल नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो तो एक चीटिंग होगी, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन फिर वो बच्ची बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि अंधा होना इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है। ऑफुल मीन्स बैड। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और एवरी मोमेंट हर स्टेप में ऐसा फील होता है कि आप किसी न किसी चीज़ से भिड़ने वाले हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और अगर आप ब्लाइंड हो तो सबसे ज़्यादा रिलीफ ये रहता है कि आप चुपचाप शांति से एक कोने अगर बैठे हुए हो तो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। देन नरेटर आस्क्ड, नरेटर उनसे पूछते हैं कि जो आपके हेल्पर्स हैं वो आपके लिए, आपकी तरफ काइंड रहते हैं या रूड वे में, कैसा बिहेवियर रहता है उनका। फेयरली मीन्स वो जो गर्ल है वो रिप्लाई करती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग फेयर रहते हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। लेकिन वो लोग इतने केयरफुल नहीं होते हैं कि जितने की मैं होती हूँ जब मेरा टर्न होता है हेल्प करने का। दोज दैट हैव नॉट ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गेस्टी नॉट टू सी। आई विश यू वुड ट्राई। शैल आई लेड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। तो जो क्या कहते हैं नरेटर है वो कहते हैं, जो गर्ल होती है वो नरेटर को बता रही होती है कि जो हेल्पर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो पहले से ही ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके होते हैं या जो ब्लाइंड अपना स्पेंड कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि ब्लाइंड रहना कैसा होता है, तो वो ज़्यादा केयरफुल रहते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु हैवंट बिकेम और हु हैवंट सर्वाइव्ड एनी ब्लाइंड डे। देन जो नरेटर है वो पूछते हैं शैल आई लीड यू एनीवे, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। ओह यस, शी सेड। देन द गर्ल सेज या, मुझे जाना है, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए हम लोग एक वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। द अदर बैड बॉयज़ कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। जो क्या कहते हैं गर्ल है वो अपनी सारी जो बातें हैं वो बोलती हुई जाती है कि चलिए एक वॉक पे चलते हैं, आप ही हैं जो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी जब ये दिन ओवर हो जाएगा। ये दिन तो उतना बुरा है जितना कि हमारे यहाँ के जो बैड बॉयज़ हैं उनका, वो इसके आधे भी नहीं हैं। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now?
तो गर्ल जो है वो रास्ते में अपनी जो उसकी सारी फीलिंग्स हैं वो नरेटर को बताती जाती है कि ये अंधे होने से, ब्लाइंड डे स्पेंड करने से ज़्यादा बेहतर है कि एक जो हमारा जो लेग है वो टाइड अप हो और एज अ लेम डे मैं अपना डे स्पेंड करूं, क्योंकि वो ज़्यादा फन होगा आई गेस। लेकिन एज अ जो हाथ है उसे टाइड अप करके मीन्स बांध के वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, बांध के रखना मीन्स अगर लेग टूटा हुआ है या लेग में कोई प्रॉब्लम है वो आप क्राउच के सहारे, क्रच के सहारे अगर चल रहे हो तो मे बी वो फन हो सकता है। लेकिन अगर आपके हैंड में कोई प्रॉब्लम है और हाथ आपका बंधा हुआ है तो उसके लिए तो फिर आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिना हेल्प लिए खा पी नहीं सकते हो। तो जो गर्ल वो है वो बोलती है कि ये ब्लाइंड होने से अच्छा है कि मैं क्यों ना एक दिन के लिए डेफ बन जाऊं, कम से कम इससे तो ठीक ही होगा। लेकिन क्योंकि ब्लाइंड होना बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग है, बहुत ही ज़्यादा भयानक है, डरावना है। मेरा पूरा दिन सर दुखने लगता है सिर्फ ये सोच सोच के कि कहीं मैं किसी चीज़ से भिड़ के या गिर के हर्ट ना हो जाऊं, मुझे चोट ना पहुंच जाए। फिर गर्ल जो नरेटर है हमारे उनसे पूछती है कि हम लोग कहाँ पे हैं। इन दी प्ले ग्राउंड, द नरेटर सेज दैट वी आर इन दी प्ले ग्राउंड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, और हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। तो वो जो आसपास में जो भी लोग हैं, मिस बीम किसके साथ हैं, वो किसके साथ ऊपर नीचे हो रही हैं, गार्डन में टहल रही हैं, सारी चीज़ें ऑथर बताते जाते हैं। तो जो गर्ल है वो गेस करती जाती है कि वो कौन है। तो जो लड़की है वो पूछती है कि व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो जो नरेटर है उनसे जो ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल है वो क्या पूछती है कि जो गर्ल आपको सामने दिख रही है मिस बीन के साथ में, उसने क्या पहना है। तो जो हमारे नरेटर हैं वो बोलते हैं अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो जब वो बताते हैं कि उसने एक स्कर्ट और ब्लाउज पहना हुआ है, देन शी सेज आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है ये मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज़ अ हेयर, उसके फिर वो गेस करके पूछती है कि उसके बालों का कलर क्या है। तो वो बोलते हैं कि उसके बालों का कलर बहुत ही ज़्यादा हल्का है, वेरी लाइट। येस दैट्स मिली, शी इज़ दी हेड गर्ल, हाँ वो मिली ही है, वो हमारे यहाँ की क्या है, हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड। फिर जो नरेटर है हमारे वो दूसरा पर्सन के बारे में डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो रोजेस को टाइम कर रहा है, बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। फिर जो हम बच्ची है वो बोलती है कि हाँ वो पीटर हैं, वो हमारे यहाँ के गार्डनर हैं और वो 100 ईयर्स के हो गए हैं, वो 100 ईयर्स के हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेज, दैट्स अनीता, शी सेड। फिर नेक्स्ट किसको डिफ़ाइन करते हैं ऑथर, एक गर्ल को डिफ़ाइन करते हैं जो कि क्रचेज, बैसाखी ली हुई होती है, तो और उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, कर्ली रेड हेयर हैं। तो उसको जो ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल है वो बोलती है कि हाँ वो कौन है, शी इज़ अनीता। एंड सो वी वॉकड ऑन, और ऐसे हम आगे बढ़ते गए। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और जो ऑथर हैं वो बोलते हैं मुझे रियलाइज़ हुआ या मैंने डिस्कवर किया कि मैं जितना थाटफुल पहले कभी हुआ करता था उससे भी 10 गुना ज़्यादा थाटफुल हो गया हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. और फिर जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि मैंने रियलाइज़ किया अगर मुझे अब यही सारी चीज़ें किसी और को डिस्क्राइब करनी होंगी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, तो वो इतने अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर कोई उनसे इस सब बारे में पूछेगा तो वो और अच्छे से उसे और इंटरेस्टिंग वे में डिफ़ाइन कर पाएंगे। When I finally had to leave, जब फाइनली मुझे वहाँ से निकलना हुआ, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Then he says कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। Then Miss Beam says she replied, then there is something in my system after all. तो फिर मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ
हमेशा ही रहता है. You don't have to be sorry for. So this is the story written by E.V. Lucas. He has written this story about a different kind of a school. और इस स्कूल में क्या डिफरेंट है बाकी स्कूलों से कि यहाँ पे एजुकेशन तो नॉर्मल है. एजुकेशन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड मीनिंग, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चीज़ों बुक रीड करना, राइट करना, ये सिखाया जाता है. लेकिन मिसफॉर्चून क्या होता है और कैसे होता है और उसमें कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बच्चों के ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि वो कैसे थॉटफुल हों, वो काइंड कैसे हों, उन्हें कैसा किसके साथ बिहेव करना है, मिसफॉर्चून क्या होता है, उसे कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जो लोग मिसफॉर्चून में हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें इस स्कूल में सिखाई जाती हैं. So this was the explanation of the chapter. I hope that you have understood this chapter. So now I am stopping over here only, and we will continue the next chapter in our next class. Till then, thank you all of you.